स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। क्लास 12th के सोशियोलॉजी का पेपर आ चुका है, का डेट शीट आ चुका है, 13 जुलाई को है। तो इसके लिए देखो हमारे पास ऑलरेडी इस चैनल पे दोनों बुक कंप्लीट है और जो एक बुक का मैं नोट्स अपलोड कर चुका हूँ, दूसरे बुक का भी नोट्स मैं 1 से 2 दिन में अपलोड कर दूँगा पूरा टेलीग्राम चैनल पे। उसके बाद यहाँ पे हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, यहाँ पे हम जो क्वेश्चन सेट है जिससे पिछले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ, वो वीडियो देख सकते हो आप कि आप ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर कहाँ से ढूंढ सकते हैं। क्या कि बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन था कि ओरिजिनल पेपर कौन सा है, क्योंकि 2 टाइप का पेपर दिया हुआ था। एक सैम्पल पेपर जिसमें 1 मार्क्स का क्वेश्चन था, लेकिन वो ओरिजिनल पेपर नहीं था। लेकिन जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो ओरिजिनल पेपर है, यही एग्ज़ाम में पिछली बार आया था। और क्योंकि सिंपल मैंने 2018-19 सबका देखा तो सब में यही पेपर था, तो हम 3-4 साल का एटलीस्ट डिस्कस करने का ट्राई करेंगे। तो 2019 का 2 सेट है, उसके अलावा 2018, 17, 16 का 4 सेट, 3 सेट मिला गया, तो टोटल 5 सेट हम डिस्कस करने वाले हैं। इवन आपको मन है तो मैं वो सैम्पल पेपर भी डिस्कस कर दूंगा जिसमें 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो आप बता देना बस। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें इस पर्टिकुलर जो क्वेश्चन पेपर का मैं बहुत सारा वीडियो 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। आप देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाके, डिस्क्रिप्शन सेक्शन में प्लेलिस्ट है। और ये 4th वीडियो है। तो इसमें हम देखिए 4 मार्क्स का क्वेश्चन वाला 6 क्वेश्चन कर चुके हैं, 4 मार्क्स का और कुछ क्वेश्चन बचा हुआ है। और 6 देखो, आप फिर बोलोगे ना कि भैया 7 ही क्वेश्चन तो आते हैं 4 मार्क्स का, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन में और भी दिया था, मतलब 2 क्वेश्चन में से 1 का करना था, लेकिन मैंने दोनों करा दिया, क्योंकि दोनों दिया था दोनों करा देंगे, क्योंकि हो सकता है रिपीट हो जाए। तो इस क्वेश्चन को करने का फ़ायदा यही है ना कि एक तो हमें पता चल ही रहा है कि कैसा क्वेश्चन आएगा, उसके बाद रिपीटेशन का बहुत ज़्यादा चांसेस होता है, तो इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो यहाँ तक हम डिस्कस कर चुके हैं 17th क्वेश्चन। आज हमें 18, 19, 20 और 21 में जो 2 क्वेश्चन है, एक राज्य का डेफिनीशन डिस्क्राइब करना आसान है, लेकिन उसको डिफ़ाइन करना बहुत टफ है। क्यों? उसके अलावे कि जब इमरजेंसी का सिचुएशन होता है तो जो हमारा देश में जो फेडरल सिस्टम है वो यूनिटरी सिस्टम में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसको थोड़ा बताना है, थोड़ा एग्जाम्पल के साथ बताना है। तो चलिए डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, ध्यान देना, सबसे पहला क्वेश्चन है कंपीटिंग इंटरेस्ट डू नॉट ऑलवेज रिफ्लेक्ट क्लियर क्लास डिवाइड। सिंपल इसका एग्जांपल मैं बता देता हूँ। एक एग्जांपल लेते हैं, एक है ऑनर क्लास, जो मालिक होता है ना किसी भी फैक्ट्री का, एक होता है वर्किंग क्लास। तो दोनों में जैसे मार्क्स बोलते थे ना, दोनों में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट होगा। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब ये चाहेगा कि मैं ये वाला जो ऑनर क्लास, जिसको ये बुर्जो क्लास बोलते थे या जिसको हैव्स बोलते थे मार्क्स, और इसको बोलते थे हैव नॉट, कि मतलब भाई इसी के पास सब कुछ है, ये कमा रहा है, इसकी तो अपना कोई मतलब अस्तित्व ही नहीं है, बस ये अपना लेबर इसको देता है और जो भी होता है कमाता है। तो इन दोनों के बीच बहुत ज़्यादा वो बोलते थे कन्फ्लिक्ट है। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब है, कॉन्फ्लिक्ट होने का मतलब सिंपल हम बोल सकते हैं कि इंटरेस्ट दोनों का अलग अलग है। भाई इसका इंटरेस्ट कुछ और है, इसका इंटरेस्ट कुछ और है। तो कंपीटिंग इंटरेस्ट हमेशा ऐसा नहीं देखने को मिलता है कि क्लास में डिवाइड, जैसे मान लो एग्जांपल लेते हैं, एक 2 क्लास है, 2 क्लास का अपना अपना इंटरेस्ट है, अपना अपना इंटरेस्ट है, बहुत अपना है, और इसका अपना इंटरेस्ट है। तो ऐसा नहीं कि एकदम डिवाइड हो जाए, भाई तुम अलग जाओ मैं अब लग जाता हूँ। जैसे आप बताते होंगे, जैसे कास्ट सिस्टम है, कास्ट सिस्टम में जैसे मान लो कास्ट सिस्टम में सबसे ऊपर होता है ब्राह्मण, मतलब वर्ना सिस्टम की बात करें ब्राह्मण, और नीचे जो लोअर कास्ट है। तो भले ही इनका अपना इंटरेस्ट है कि भाई मैं अपने फ़ायदे के लिए करूँगा, ये अपना फ़ायदा है, लेकिन कभी भी इनके बीच डिवीजन नहीं आएगा भाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंटरडिपेंडेंसी है। क्लियर? तो ये वाला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, उसके बाद आगे देखते जाएंगे। तो इस चैप्टर में बस क्या किया है, इस जो क्वेश्चन पेपर में जो सीबीएसई ने खुद दिया है, सीबीएसई ने इसको बस 2 एग्जाम्पल से समझाया है। और मैटर क्या है वो मैंने बता दिया कि क्या क्लियर क्लास डिवाइडेड का मतलब क्या होता है, वो मैंने बता दिया कि 2 अलग अलग इंटरेस्ट के लोग भले ही compete करते हैं एक दूसरे से, लेकिन इससे क्लास डिवीज़न नहीं होता। जैसे यहाँ पे बता देता हूँ, एक है फैक्ट्री,
फैक्ट्री अगर मान लो, ध्यान देना, फैक्ट्री को कुछ बोला जाता ना कि आप इससे ज़्यादा टॉक्सिक एयर में इमिट नहीं कर सकते, या आप ऐसे मतलब जो वेस्ट को बहा नहीं सकते, तो इसको बंद कर दिया है। अगर मतलब फैक्ट्री को गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक वेस्ट इमिट कर रहा था, जो कि लोगों के हेल्थ को इफ़ेक्ट कर रहा था। क्लियर? मान लो लोगों के हेल्थ को इफेक्ट कर रहा था, तो हमारा जो राइट टू लाइफ है आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है, चलो यहाँ तक ठीक है। लेकिन इससे एक और चीज़ नुकसान हो रहा है ना भाई, हम किसी एक इंसान के राइट टू हेल्थ के लिए सोच रहे हैं, लेकिन किसी और, क्योंकि फैक्ट्री बंद, लोग जॉबलेस, तो भाई इसका लाइवलीहुड भी तो खतरे में आ रहा है, जो वो भी तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। तो एक से फ़ायदा, एक का इंटरेस्ट देखते तो दूसरे का इंटरेस्ट अपने आप नहीं देखते, मतलब एक के इंटरेस्ट के बारे में हम सोचते हैं, अगर कुछ लोगों के इंटरेस्ट के बारे में यहाँ पे सोचें तो कुछ लोगों का इंटरेस्ट खतरे में हुआ ना, तो दोनों इंटरेस्ट compete कर रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ऐसा नहीं कि डिवाइड हो जा रहा है, बिल्कुल डिवाइड हो जा रहा है, ऐसा नहीं होता। सेकेंड है कि अगर चाइल्ड लेबर पे आप बैन लगाते हो, चाइल्ड लेबर पे बैन लगाया, क्लियर, और जो हम फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल बात करते हैं, जो कि हमारा फंडामेंटल राइट 21 में दिया हुआ है, तो इससे क्या होता है कि इसको जैसे मान लो बैन कर दिया, लेकिन भाई इनकी फैमिली इतनी गरीब है, क्योंकि इसके फैमिली का ये मान लो होता है, हो सकता है ब्रेड अर्नर यही है, इसके फैमिली में और कोई कमाने वाला ही नहीं है, तो इसकी फैमिली को आप अर्निंग से वंचित कर रहे हो। क्लियर? अर्निंग से वंचित कर रहे हो ना, तो भाई इसका लाइवलीहुड तो आप छीन रहे हो ना। तो एक हम अगर फ़ायदे के लिए करते हैं, हमारा इसमें गवर्नमेंट का इंटरेस्ट है कि गवर्नमेंट नहीं चाहता कि चाइल्ड लेबर हो, गवर्नमेंट चाहता है कि इसका स्किल मिले, एक कुछ और आगे जाके करे। लेकिन इसका इंटरेस्ट और इसके फैमिली का इंटरेस्ट, मतलब गवर्नमेंट का इंटरेस्ट, इसके फैमिली का इंटरेस्ट अभी एक जगह पे एक साथ नहीं है, तो यहाँ पे क्या अलग अलग इंटरेस्ट होने के कारण डिवाइड हो गया? नहीं होता, ऐसे नहीं डिवाइड होता। तो यही बताया जा रहा है कि यहाँ पे दो एग्जांपल इसलिए दिया रहा है कि दो अलग अलग इंटरेस्ट होने के बावजूद भी, जैसे यहाँ पे इंटरेस्ट, कुछ लोगों का इंटरेस्ट है कि भाई मुझे अच्छा हवा चाहिए, मतलब राइट टू लाइफ चाहिए, लेकिन कुछ लोग ऐसा राइट टू लाइवलीहुड तो उसका हैम्पर हो रहा है ना, कि भाई वो जॉबलेस हो रहा है, फैक्ट्री बंद, जॉबलेस, तो आप इनके लिए कीजिएगा तो इनको नुकसान हो रहा है। तो दोनों अलग अलग इंटरेस्ट है ना, लेकिन फिर भी डिवाइड नहीं ना हुए, ऐसी बात बोले। हेंस लाइवलीहुड इज ए मैटर ऑफ लाइफ दैट द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट, एंड क्लोजर, मतलब फैक्ट्री का क्लोजर और चाइल्ड लेबर का बैन, इससे क्या होगा? पीपल जॉबलेस होगा और लाइवलीहुड खतरे में होगी। क्लियर? अब ये वाला क्वेश्चन है, बहुत आसान है, बहुत ही आसान, कि कैसे कैसे सिटीज़ में ब्रिटिश क्या क्या करते थे, हुई सिटीज़ वे डेवलप, ब्रिटिश के द्वारा कौन कौन सिटीज़ डेवलप किया गया और क्यों। भाई ब्रिटिश सबसे पहले मोस्टली जो सिटीज़ डेवलप करते थे वो कौन सा सिटी होता था? पोर्ट सिटीज़ होता था, क्योंकि ब्रिटिश को शिप से सामान ले लाना होता था, फिनिश्ड प्रोडक्ट, और यहाँ से रॉ मटेरियल भेजने में आसानी होती थी। तो इससे पहले जो पुरानी सिटी होती थी ना, जैसे आगरा वगैरह पहले पुरानी सिटी हो, जैसे जो दिल्ली या मथुरा, तो ये सिटी सब कोलैप्स कर गई, क्योंकि ये सब ब्रिटिश के लिए फ़ायदेमंद वाला सिटी नहीं था। जो मुग़ल एरा का बहुत सारा सिटी था, तो इस समय उस सिटी का कोई काम नहीं था। तो यहाँ पे बता, मेनली ये डेवलप करना चाहते थे कोस्टल सिटीज़ को। कोस्टल सिटीज़ है जैसे मुंबई, जो कि यहाँ पे इधर है, कोलकाता और चेन्नई को फेवर किया गया। इसमें सिंपल होता था, प्राइमरी कमोडिटी को हम इजीली एक्सपोर्ट कर सकते थे, ऑब्वियसली, क्योंकि हम पहले क्या करते थे, ब्रिटिश के आने से पहले हम बहुत कुछ एक्सपोर्ट करते थे, बेचते थे, लेकिन ब्रिटिश ने हमारी जो इकॉनमी है उसको डी इंडस्ट्रियलाइज कर दिया, जिसके कारण हम अब क्या करते हैं, सामान जो कच्चा सामान बेचते हैं और पका सामान, जैसे मान लो हमने वीट बेचा, एग्जाम्पल लेते हैं, वीट बेचा और उसी का आटा हम फिर खरीद रहे हैं। क्लियर? उसके बाद क्या हुआ, colonial cities were the prime link between the economic center and core in Britain and periphery और margin in the colonized India। देखो सिंपल बताया जाता है कि एक ऐसा इकोनॉमिक सेंटर है, जैसे ब्रिटेन को कोर में बांध दिया, कोर में मान लिया कि सेंटर में यही है, अब इसके सेंटर में है और ये सब पेरीफेरी का काम कर रहा है, कि भाई ये पूरा डिपेंडेंट है इस पे, और ये है इंडिया पाकिस्तान टाइप, मतलब जो कॉलोनाइजर जो अफ्रीकन कंट्री था उस टाइप का। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिया है कि कलकत्ता से हम भेजते थे जूट डुंडी में। डुंडी एक
सिटी है स्कॉटलैंड, साउथ स्कॉटलैंड की सिटी है, मद्रास से कॉफ़ी सेंड करता था। नाम से ही पता चलता है कि अभी भी ध्यान देना, अभी भी ये सब यहाँ होता है। जैसे कलकत्ता में अभी भी जूट होती की खेती होती है, मद्रास में कॉफ़ी और शुगर की, इंडिगो डाई एंड कॉटन टू ब्रिटेन, मतलब यहाँ पे मतलब मद्रास कॉफ़ी, शुगर, इंडिगो डाई एंड कॉटन सब कुछ ब्रिटेन को भेजता था। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये भले ही 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, प्रोसेस ऑफ संस्कृताइजेशन इनकरेज इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। तो इसमें डायरेक्ट नहीं पूछे हुआ है कि संस्कृताइजेशन के बारे में बताइए, तो बस आप ज़्यादा टाइम नहीं देना संस्कृत, क्योंकि इसमें संस्कृताइजेशन के क्रिटिसिज्म के बारे में बोला हुआ है, क्रिटिसिज्म के बारे में बताना है, क्रिटिक्स। तो फिर भी सिंपल बता देना 10-15 वर्ड में आपको बताना ही पड़ेगा, क्योंकि फिर टीचर को लगेगा इसको अच्छे से पूरा नहीं पता है। सबसे पहले लिख देना इट वाज गिवन बाय MNS, मतलब फुल MN श्रीनिवास बोल देना, और सिंपल लिख देना इट मीन्स, संस्कृताइजेशन का मतलब सिर्फ इतना होता है कि लोअर कास्ट इन दिस प्रोसेस, क्योंकि एक प्रोसेस है ना संस्कृत, इन दिस प्रोसेस लोअर कास्ट इमिटेट द लाइफस्टाइल ऑफ अपर कास्ट। सिंपल इतना लिख देना, 10-15 वर्ड है, इससे कुछ जाएगा नहीं। लेकिन 1 नंबर आपका इसमें से, इस पे तो अगर मैं टीचर होऊंगा चेक करने वाला तो इस पे ही दूंगा, क्योंकि मुझे पता है आपको ओवरऑल ज्ञान है, पूरा ज्ञान है, कि बस आप इतना रटने वाला ज्ञान नहीं है आपके पास। ठीक है। अब प्रोसेस ऑफ संस्कृताइजेशन से इनइक्वालिटी कैसे होता है भाई, सिंपल है, पहले इसको छोड़ो, मैं आपको 2 बताता हूँ। संस्कृताइजेशन का मतलब है कि अपर कास्ट है, लोअर कास्ट अपर कास्ट को कॉपी करने का ट्राई करा कि भाई मुझे बस मोबिलिटी मिल जाए, मैं ऊपर चला जाऊँ। क्यों भाई, अपर कास्ट ज़्यादा अच्छा है। सिंपल, इसका मतलब लोअर कास्ट ऊपर जाने का ट्राई करा है। सिंपल, लोअर कास्ट खुद बोल रहा है कि अपर कास्ट अच्छा है। भाई यही तो इनइक्वालिटी है, यही तो डिस्क्रिमिनेशन है। क्लियर है ना, कि भाई मैं मान रहा हूँ कि तुम अच्छा है, तुम्हारी वैल्यू अच्छी है, तुम्हारा सब कुछ अच्छा है, तभी तो मैं नीचे से ऊपर जाने, मैं क्यों जाऊँगा। अगर नहीं जा रहा है तो इसका मतलब ये नीचे का नीचे ही है, ऊपर का ऊपर ही है, तो इसका मतलब इसको पता है भाई नीचे लोअर कास्ट होने से कुछ नहीं होता, सब बराबर है। अगर ऐसा सोच लेता ना तो यहाँ पे इनइक्वालिटी होती नहीं, लेकिन ये बंदा क्या कर रहा है, कॉपी करने का ट्राई कर रहा है। तो संस्कृताइजेशन, एक जिस विलेज में इन्होंने स्टडी की है उस विलेज का नाम था रामपुरा, मैसूर के पास, आई थिंक साउथ इंडिया की कोई विलेज थी। संस्कृताइजेशन एज ए कंसेप्ट बहुत सारे क्रिटिक्स हैं, जैसे इसमें से पहला क्रिटिसिज्म है कि ये एग्जैजरेटिंग सोशल मोबिलिटी और द स्कोप ऑफ लोअर कास्ट, मतलब बताता था कि सोशल मोबिलिटी लोअर कास्ट करना चाहते हैं, अपर कास्ट में जाना। मोबाइल है, मोबाइल का मतलब है कि जैसे आपको पता है एक कुछ समय पहले एक रिपोर्ट आई थी, आई थिंक किसकी रिपोर्ट थी, कोई इवन की कोई रिपोर्ट थी, उसमें आई थिंक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक रिपोर्ट थी कि सोशल मोबिलिटी कहाँ पे ज़्यादा आसानी से मिल जाता है, किस देश में, उसी हिसाब से रैंकिंग थी कि लोअर कास्ट अपर कास्ट में जाने में कहाँ, कौन सा ऐसा देश है जहाँ पे आसानी से चले जा सकते हैं, मतलब और कौन सा ऐसा देश है जहाँ पे नहीं जा सकते। तो अब इस पे रैंकिंग भी करने लगे हैं, तो समझ लो कितना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो उस आइडियोलॉजी ऑफ संस्कृताइजेशन एक्सेप्ट द वे ऑफ अपर कास्ट, ऑब्वियसली भाई मैं ऊपर जा रहा हूँ, इसका मतलब मुझे पता है अपर कास्ट सुपीरियर है और लोअर कास्ट इन्फीरियर है। क्लियर। संस्कृताइजेशन इवन जस्टिफाई करता है उस मॉडल को जो इनइक्वालिटी एंड एक्सक्लूजन को कहते हैं, मतलब ऐसा मॉडल जो इनइक्वालिटी और एक्सक्लूजन को जस्टिफाई करता है। संस्कृताइजेशन उसको बोलता है हाँ भाई सही है। क्लियर। तो संस्कृताइजेशन का डेफिनीशन यहाँ पे एक्चुअली दिया हुआ है, तो इसको हम सबसे ऊपर भी दे सकते हैं। क्लियर। इसको हम सबसे ऊपर लिखते हैं, उसके बाद यहाँ लिखेंगे। तो संस्कृताइजेशन रिजल्ट इन एडॉप्शन ऑफ अपर कास्ट राइट एंड रिचुअल, इट लीड टू द प्रैक्टिस ऑफ सेक्लूडिंग गर्ल। अब होता क्या था पता है कि मान लो वाला लोअर कास्ट अपर कास्ट को कॉपी कर रहा है, अपर कास्ट के कॉपी कर लिया कि भाई इसकी तरह हम नॉनवेज नहीं खाएंगे, जैसे मान लो ब्राह्मण नॉनवेज नहीं खाते थे उस समय,
तो नॉनवेज नहीं खाएंगे। हम सैक्रेड थ्रेड जो ब्राह्मण जनेऊ पहनते थे उसको पहनेंगे। हम पूजा करेंगे, हम सुबह सुबह नहाएंगे, हम जाएंगे रिवर में नहाने, ऐसे वैसे कर लेंगे। लेकिन भाई अपर कास्ट का बहुत बुरी आदत भी था, जिन्होंने मतलब लोअर कास्ट उसको भी अपना लिया। सबसे पहला आदत लोअर कास्ट, क्योंकि इनकी कमाई कम होती थी इसलिए वुमेन भी बाहर काम करने जाती थी। ध्यान देना, वुमेन भी बाहर काम करने जाती थी। तो यहाँ पे काफ़ी हद तक इक्वालिटी थी मेल एंड फीमेल में, मतलब बाहर काम करने, दोनों घर पे काम करने, ऐसे ऐसे इक्वालिटी वाला। लेकिन भाई जैसे इसने अपर कास्ट के वैल्यू को अपनाना शुरू कर दिया, इन्होंने वुमेन को घर में रखना शुरू कर दिया। मतलब वो जैसे अपर कास्ट की वुमेन 4 दीवारी के बाहर नहीं जा सकती, तो यहाँ पे वुमेन को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। इवन 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 लोअर कास्ट में काहे का डाउरी, क्योंकि पैसा ही नहीं था किसी के पास में। लेकिन अपर कास्ट के वैल्यू को जैसे ही अपनाया, भाई इसने बोला कि मैं भी दहेज प्रथा को फॉलो करूँगा। तो वुमेन के लिए बहुत खतरनाक था संस्कृताइजेशन। क्लियर। दलित कल्चर और सोसाइटी आर इरोडेड, मतलब दलित कल्चर इसमें इरोड हुआ है ना, क्योंकि ये ऊपर जाने के चाह रहे हैं, अपना कल्चर को छोड़ कर दूसरे को अपना रहे हैं। अब देखो, इट इज़ ईजी टू डिस्क्राइब अ स्टेट बट हार्ड टू डिफाइन। सिंपल मैं बता रहा हूँ एक चीज़ आपको, आप स्टेट छोड़ो, सिंपल बोलता हूँ मैं, ट्राइब का क्या आप डेफिनेशन ढूंढ पाओगे? चलो आप बोल रहे हो, आप ट्राइब में डेफिनेशन बोलते हो कि ये एक प्रिमिटिव होता है जो जंगल में रहते हैं, और जो जंगल में रहते हैं और जो प्रिमिटिव कल्चर को फॉलो करते हैं, जो प्रिमिटिव भगवान को फॉलो करते हैं। लेकिन भाई इस सब में एक्सेप्शन है। पाकिस्तान में बहुत सारे ट्राइब रहते हैं, कहाँ पाकिस्तान में जंगल में थोड़ी रहते हैं। इवन इंडिया में बहुत सारा ट्राइब सेंट्रल इंडिया में रहता है, महाराष्ट्र वगैरह राजस्थान में रहता है, कहाँ जंगल है। प्रिमिटिव कल्चर भाई, और जैसे इसमें बहुत सारे कि पुअर है, भाई बहुत सारे ऐसे ट्राइब है ना जो अपने आसपास के जो मेनलैंड विलेज है उनसे भी रिच पीपल है। तो ये सारे डेफिनेशन धरे के धरे रह जाते हैं। तो बस हम इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। डिस्क्राइब और डेफिनेशन में मतलब है, डिस्क्रिप्शन का मतलब है सिंपल आप बता रहे हो, और इवन साथ में एक्सेप्शन भी बता रहे हो कि हाँ ऐसा भी हो सकता है। लेकिन डेफिनेशन में अगर आपने कुछ बता दिया और एक पॉइंट पे भी वायलेट हो गया तो आपका डेफिनेशन सीधा सीधा गलत। जैसे आपने बोला कि वो प्रिमिटिव कल्चर फॉलो करते हैं, जैसे ही पता चला कोई ट्राइबल प्रिमिटिव कल्चर को फॉलो नहीं करता, वो बहुत ज़्यादा आगे चला गया है, मतलब बहुत ज़्यादा मॉडर्न कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, तो आपको तो डेफिनेशन क्या है, सेम इसी तरह है। इट इज़ ईजी टू डिस्क्राइब, स्टेट को डिफ़ाइन करना बहुत मुश्किल है। क्या डिफ़ाइन करोगे आप? बोलो कि एक स्टेट ऐसा है जिसमें एक टाइप के, एक कम्युनिटी के लोग रहते, भाई ऐसा इंडिया की बात ले लो, आपका डेफिनेशन गया। तो स्टेट इज़ रेफर्स टू दैन, तो सबसे पहले डिफिनीशन है वेबर का। वेबर बोलते हैं a body that successfully claim a monopoly of legitimate force in a particular territory। जैसे मान लो गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट, उसने इंडिया पे फोर्स अप्लाई कर सकता है, इंडिया को चला सकता है, और उसके पास जो फोर्स है वो लेजिटिमेट फोर्स है। ऐसा नहीं है कि कोई क्रिमिनल किसी जगह पे कब्जा कर ले, उसका लेजिटिमेट फोर्स नहीं होता है। क्लियर। तो स्टेट रेफर्स टू देन एब्स्ट्रैक्ट एंटिटी कंसिस्टेड ऑफ ए सेट ऑफ पॉलिटिकल लीगल इंस्टीट्यूशन। जैसे मान लो अभी एक इंडिया की बात करते हैं, इंडिया के सेंट्रल लेवल पे बात करते हैं, तो स्टेट का मतलब होता है जैसे इंडिया एक स्टेट है जिसमें एक अपना पॉलिटिकल लीगल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, और उस पर कंट्रोल इस्टाब्लिश करती है। जैसे हमारी पॉलिटिकल पार्टी कंट्रोल इस्टाब्लिश किया है ना पूरे जोग्राफिकल एंटिटी पे, और इवन उसका कंट्रोल वहाँ पे भी है जहाँ पे पीपल हमारे रहते हैं। मार्क्स वेबर का डेफिनेशन देख सकते हो। देखो नेशन और स्टेट में बस एक डेफिनेशन है, नेशन एक डिफरेंस है। नेशन का मतलब होता है फीलिंग्स, मतलब एक वी फीलिंग होती है ना, वी फीलिंग। जैसे मान लो एग्जाम्पल है, आपको लग रहा है भाई हम सब तो एक कल्चर से बिलोंग करते हैं, पहले फीलिंग आती है और फिर एक, जैसे पहले फीलिंग आ गई, इसको बोले हम नेशन, एक वी फीलिंग आ गई। अब उसके बाद आप एक स्टेट बना लेते हो, आप बोलते हो कि चलो हम सब एक यहाँ पे इस पर्टिकुलर एरिया पे अपना पावर हथियाएंगे, लेजिटिमेट पावर इस पे अप्लाई करेंगे, तो नेशन स्टेट बन जाता है। लेकिन हमारे यहाँ क्या हुआ,
हमारे यहाँ क्या हुआ, बहुत सारे फीलिंग है। जैसे अभी भी आप देख रहे हो कि अलग अलग स्टेट में अलग अलग कम्युनिटी को ज़्यादा परचेसो मतलब ज़्यादा, जैसे सबको अपना अपना कल्चर प्रिय है ना, सबको अपना अपना कल्चर प्रिय है। इसके बावजूद भी से बहुत एक स्टेट में बंधे हुए ना, एक स्टेट में बंधे हुए ना, तो मल्टीपल नेशन एक स्टेट बन सकता है। इसीलिए कोई डेफिनीसन बहुत मुश्किल है किसी को डिफाइन करना। बता, नेशन फाउंड ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन कल्चर की फीलिंग है ना भाई, अपना कल्चर है। और इवन 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 एक चीज़ और मैं बता दूं कि जैसे मान लो नागालैंड की बात करो, तो नागा लोग बोलते हैं कि हम सारे नागा एक है। तो इवन नागालैंड, कुछ नागा आसाम में भी है, कुछ मणिपुर में भी है, कुछ कुछ इधर म्यांमार में भी है। तो नागा बोलते हैं हम सारे मिलकर ग्रेट नागा एक बनाते हैं। लेकिन ये पॉसिबल नहीं ना है। तो यानी सेम कल्चर होने के बावजूद, यानी सेम नेशन टाइप का होने फीलिंग होने के बावजूद भी आप एक सेम स्टेट नहीं बना सकते ना, या नहीं हो सकता, ज़रूरी नहीं। इसलिए डेफिनीशन धरे के धरे फट जाता है, डेफिनीशन डिफाइन आप कर ही नहीं सकते। हिस्टोरिकल एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन लाइक ए शेयर्ड रिलीजन है, लैंग्वेज है, एथनिसिटी है। जैसे आपको कुर्द सारे अलग अलग देश में है ना, कुछ सीरिया में है, कुछ टर्की में है, ऐसे हिस्ट्री एंड रीजनल कल्चर है। लेकिन हार्ड टू कम विथ एनी डिफाइनिंग फीचर, आप डिफाइन नहीं कर सकते ना। तो यहाँ पे वही बताया, देयर आर मेनी नेशन डू नॉट शेयर अ सिंगल कॉमन लैंग्वेज। होता है ना, बहुत सारे ऐसे नेशन है कि कॉमन लैंग्वेज वगैरह नहीं होता है। ठीक है ना, इंडिया का एग्जाम्पल ले सकते हो, इतना सारा लैंग्वेज है फिर भी साथ है ना, वही है। देखो यहाँ पे ये नोट इसलिए दिया हुआ है कि आपको काफ़ी बार हम क्या करते हैं पता है, नेशन और स्टेट को इंटर मतलब कभी इसको इसको यूज कर सकते हैं, मतलब काफ़ी बार हम कर लेते हैं। हम अगर डिटेल में डेफिनेशन में ना जाए तो यहाँ पे इसलिए बताया हुआ है कि आप 3-4 पॉइंट अगर ऐसे भी लिखते हैं ना, क्योंकि ये ऑब्वियसली सीबीएसई ने खुद लिखा है, तो क्योंकि चेक भी तो वही करेंगे ना फिर। सिंपल है। लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इंडियन पीपल हैड ए ब्रीफ एक्सपीरियंस ऑफ ऑथोरिटेरियन रूल ड्यूरिंग। भाई इमरजेंसी में होता क्या है कि वैसे हम फेडरल कंट्री का मतलब ऊपर सेंटर है, बहुत सारे स्टेट, फिर बहुत सारे स्टेट के नीचे बहुत सारा अपना पावर डिवाइड है, सबका अपना अपना पावर पहले से लिखा हुआ है कि भाई आप इस फील्ड में कानून बनाइए, आप इस फील्ड में कानून बनाइए। लेकिन जैसे ही इमरजेंसी आती है, पार्लियामेंट क्या करते हैं, बाकी सारे लॉ को सस्पेंड करते हैं, काफ़ी लॉ को सस्पेंड कर सकते हैं और एक अथॉरिटी बन सकते हैं, एक अथॉरिटेरियन रेजिम बना सकते हैं, डिक्टेटर साहब बना सकते हैं। यानी फेडरल गवर्नमेंट बन जाता है यूनिटरी गवर्नमेंट। अब ऊपर सेंटर है, नीचे किसी की कुछ नहीं चलेगी, मैं जो बोलूँगा वही बोलूँगी। इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब इमरजेंसी लगा था तो इंदिरा गांधी तो उनका भाषा है। Parliament was suspended, new law was made directly by the government, civil liberty were revoked। सिविल लिबर्टी तुम्हारा छीन लिया भाई, तुम्हारा इवन फंडामेंटल राइट भी वायलेट होगा। कुछ फंडामेंटल राइट 20-21 को छोड़ के बाकी सारा फंडामेंटल राइट, समझ लो कुछ 2 फंडामेंटल राइट को छोड़ के बाकी तुम्हारा अगर रिवोक होगा तो फिर भी तुम सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। एंड ए लार्ज नंबर, भाई जैसे इमरजेंसी आएगा तो कुछ लोग तो बोलेंगे नहीं। इवन जब 1975-77 में इमरजेंसी आया था तो जो अपोजिशन पार्टी थे वो बोल रहे थे ना भाई, उन सबको जेल में डाल दिया गया था, सेंसरशिप लगा दिया जाएगा। अगर मीडिया हो तुम बोलोगे इमरजेंसी सरकार के खिलाफ, सेंसरशिप लगा दिया जाएगा। उसके बाद गवर्नमेंट कोअर्स लोअर लेवल, गवर्नमेंट इवन लोअर लेवल ऑफिसर को बोलेगा भाई ऐसे करो, जो बोल रहा हूँ ना वैसे करो। जैसे एग्जाम्पल है फोर्स स्टेरिलाइजेशन कैंपेन बाय इंदिरा गवर्नमेंट। ठीक है ना, कि जैसे क्योंकि इनको फैमिली प्लानिंग करनी थी, पॉपुलेशन ग्रोथ को कम करना था, इसने ज़बरदस्ती फोर्स स्टेरिलाइजेशन कैंपेन चलाया। तो ये हमारा टॉपिक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फार्मर सुसाइड के बारे में, एक हो गया। उसके बाद माइग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट 2 क्वेश्चन हो गया। उसके बाद खांसी का मैट्रिलिनियर फैमिली 3। उसके बाद कास्ट सिस्टम 4। उसके बाद 5th क्वेश्चन है ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट। और उसका 6th क्वेश्चन इकोनॉमिक मोबिलिटी, इकोनॉमिक पॉलिसी। उसका 7th क्वेश्चन है हमारा, तो 7th क्वेश्चन और बचा है। तो एटलीस्ट 2 वीडियो में है, क्योंकि लंबी वीडियो में नहीं चाहता बनाना, तो 2 वीडियो में आएगी, एक में 4 एक में 3। चलिए थैंक यू सो मच।